गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि आपको पता है, पिछली कॉम्प्लेक्स नंबर की वीडियो के अंदर हमने आपको काफ़ी क्वेश्चंस कराए थे, जिसमें हमने आपको दिखाया था कि ऑप्शंस का उपयोग करके भी क्वेश्चंस को कितनी आसान तरीके से निकाला जाता है। आपको पता है कि उजाला सर जब भी बच्चों के लिए पढ़ाते हैं, सर्वस्व अपना पूरा न्यौछावर कर देते हैं और बच्चों से भी यही आशा रखते हैं कि जो बच्चे उनसे पढ़ रहे हैं वो डेफिनेटली वन टाइम में ही सिलेक्शन ले जाएंगे। आप जानते हैं कि थ्योरी को अप्लाई करना ही सबसे बड़ी कला है। बच्चे पढ़ तो सब जगह लेते हैं लेकिन थ्योरी को अप्लाई करना नहीं जानते। या मैं थ्योरी को अप्लाई करना भी सिखाता हूं और साथ ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे किया जाता है वो चीज़ भी मैं सिखाता हूं। और इसी के कारण बच्चे मैक्सिमम नंबर प्राप्त करने में सक्षम होते हैं और सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाते हैं। अब मैं वार्तालाप ज़्यादा ना बढ़ाते हुए बीच बीच में थोड़ी बहुत वार्तालाप करते रहेंगे। कुछ नए टाइप के क्वेश्चन और लेके चलेंगे जो एग्जाम पेपरों में भी पूछे जाते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन अगर हमारे पेपर में आते हैं तो हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, तो देखिए हम जैसे कि पहला ही क्वेश्चन उठा लेते हैं आज का। एक विशुद्ध काल्पनिक संख्या है, दैट्स मीन प्योरली इमेजिनरी नंबर। जब प्योरली इमेजिनरी नंबर आएगा तो इसका रियल पार्ट शून्य होना चाहिए। इमेजिनरी नंबर है तो रियल पार्ट क्या होगा, इसका शून्य। रियल पार्ट जो है वो क्या होना चाहिए, शून्य। तो इसका मुझे रियल पार्ट निकालना है। और कॉम्प्लेक्स नंबर आप जानते हो क्या होती है, एक्स प्लस आयोटा वाई। एक चीज का विशेषकर ध्यान रखो, कैलकुलेशन हमेशा पूरी नहीं करनी होती एग्जाम पेपर के अंदर। शॉर्ट कैलकुलेशन करो और जल्दी रिजल्ट निकालो। अब देखो जेड का मान एक्स प्लस आयोटा वाई किया तो रियल पार्ट अलग किया, एक्स के साथ -1 आ जाएगा और ये आयोटा वाई हो गया। इधर से एक्स के साथ प्लस का 1 आ जाएगा और ये प्लस का आयोटा वाई हो गया। ठीक है, जब भी हमें तो नीचे रियल पार्ट बनाना है और बनाने के लिए इसके कंजुगेट एलिमेंट का ऊपर नीचे गुणा करना पड़ता है। तो x प्लस 1 माइनस का आयोटा वाई और ये x प्लस 1 माइनस का आयोटा वाई। अब मुझे इसका रियल भाग जीरो करना है, पूरी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। जो इसकी नीचे LHS में जो भाग बनेगा वो सीधा ही जीरो में चला जाएगा, तो हम सीधा ही रियल पार्ट जीरो कर देते हैं। रियल पार्ट इक्वल टू जीरो। तो रियल पार्ट कैसे बनेगा, x माइनस 1 का गुणा x प्लस 1 से होगा, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आयोटा वाई का आयोटा वाई वाली टर्म से कर दो प्लस माइनस माइनस, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का वाई स्क्वायर। यही रियल पार्ट में आएगा, इसे हम जीरो के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ से आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। आपको पता होगा मापांक ऑफ जेड यानी मॉडुलस ऑफ जेड आपका होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, अर्थात रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का वर्गमूल। तो ये जो है वो है आपका मापांक ऑफ जेड का स्क्वायर इक्वल टू 1। दैट्स मीन मापांक ऑफ जेड जो है वो कितना आ गया, 1 आ गया। मापांक ऑफ जेड जो है वो 1 निकल के आ गया, यानी कि इकाई त्रिज्या का व्रत आएगा। क्या आएगा भाई, इकाई त्रिज्या का आपका व्रत निकल के आएगा। इकाई त्रिज्या का क्या आएगा, व्रत निकल के आएगा। रेडियस ऑफ यूनिट सर्किल। कितना आसान था। अब पूरी कैलकुलेशन को ना करके वहीं की वहीं सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। हमें पता था नीचे वाला पार्ट रियल बनाना है तो कंजुगेट एलिमेंट का ऊपर नीचे गुणा करना था। अब चूंकि इसका रियल पार्ट जीरो करना है तो नीचे तो रियल बन ही गया, वो तो जीरो में चला ही जाएगा। तो केवल रियल पार्ट निकाला था, उसको सीधा जीरो किया और डायरेक्ट वैल्यू आ गई। और मापांक ऑफ जेड का मान जो होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू होगी मापांक ऑफ जेड के स्क्वायर के बराबर हो जाती है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेहनत करो सफलता के लिए, मेहनत करो किसके लिए, सफलता के लिए। असफलता को सफलता में बदलने के लिए अपने जुनून को, अपने अंदर के जुनून को ऐसे जगाओ कि आपके ना आगे ना पीछे कोई भी कंपटीटर नजर ना आए। आपको लगे केवल मैं अकेली सड़क पे चल रहा हूं और मुझे मात देने वाला कोई नहीं है। क्या, ऐसी मेहनत करो, सफलता 100% आपको मिलेगी। हाँ जी, जेड स्क्वायर बराबर कंजुगेट ऑफ जेड स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, जेड बराबर आप जानते हैं कितना होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई, इसका होल स्क्वायर किया। कंजुगेट जेड आप जानते ही हो, एक्स माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर किया।
ये आपका बनेगा एक्स स्क्वायर, ये बनेगा 2 आयोटा एक्स वाई, और ये माइनस का वाई स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस, माइनस का वाई स्क्वायर। ये बनेगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 2 आयोटा एक्स वाई, और ये बनेगा माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू फिर से माइनस हो जाएगी, तो माइनस का वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस वाई स्क्वायर से माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल। इसको इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 4 आयोटा एक्स वाई इक्व टू 0। अब आयोटा का मान तो 0 होगा नहीं, तो एक्स वाई इक्व टू 0, तो या तो x बराबर 0 या y इक्व टू 0, अर्थात या तो इसका रियल पार्ट 0 होगा तो ये कंडीशन सत्य होगी, या इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा तो ये कंडीशन आपकी सत्य होगी। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट जेड या तो वास्तविक हो, जेड या फिर कैसी हो, काल्पनिक हो। जेड या तो प्योरली रियल हो या जेड कैसी हो, इमेजिनरी नंबर हो। इन दिस केस दिस इक्वेशन इज सैटिस्फाई। या तो x बराबर 0 होगा तो जेड जो है प्योर काल्पनिक आएगी, और y बराबर 0 होगा तो जेड जो है प्योर रियल नंबर आएगी। उस केस में जेड का स्क्वायर कंजुगेट ऑफ जेड के स्क्वायर के बराबर ही निकल के आएगा। ठीक है भाई, तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर नंबर होगा आपका थर्ड। इसका जो आंसर होगा आंसर नंबर होगा आपका क्या, थर्ड। लिख लिया होगा सभी ने? ठीक है, थोड़ा टाइम ले लेते हैं। इसका संयुग्मी पूछा है भाई, संयुग्मी पूछा है। देखो सब में नीचे मापांक में 34 आ रहा है, ये तो सबको पता है। ठीक है, तो संयुग्मी पूछा, तो संयुग्मी निकालने के लिए जेड का जो संयुग्मी होता है, जेड का संयुग्मी सभी को पता है, कंजुगेट कितना होता है, ये होता है जहाँ आयोटा होता है वह माइनस आयोटा हो जाता है। तो इसका जो संयुग्मी आएगा, इसका आपको क्या निकालना है, संयुग्मी। तो ये 3 माइनस 2 आयोटा हो जाएगा, और ये 5 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा। एक चीज का ध्यान रखो, एग्जाम पेपर में भी ऐसे ही करना होता है, वहीं की वहीं करने का प्रयास करो। कॉपी में अलग से लिखने का स्टेप बाय स्टेप नहीं करना है, हमें स्टेप बाय स्टेप की मार्किंग नहीं मिलेगी। आईएएस मैथ ऑप्शनल देंगे आप, यहाँ पर हमें ऑप्शनल लिखने की आवश्यकता पड़ेगी, वहां पर स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है। यहाँ तो हमें क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी निकालना होता है, सही रणनीति का चुनाव करना होता है, माइंड के कॉन्सेप्टों का स्पीडली यूज करना होता है, तो ही आप सिलेक्शन के नजदीक जाते हैं, पता है ना। अब देखो इसको रियल बनाना है तो सीधी सी बात है, कंजुगेट एलिमेंट का ऊपर नीचे क्या कर देंगे आप, गुणा कर देंगे। अब नीचे तो सीधी सी बात है, सब में 34 आ रहा है, 34 तो बनेगा ही बनेगा। अब देखो इनका गुणा करो, 5 तिया 15 और 3 दूनी 6, आयोटा स्क्वायर -1। अब देखो आयोटा वाली टर्म ले लो, आयोटा वाली टर्म आप लेंगे ना, सॉरी गलती हो गई भाई इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा ध्यान देंगे इसमें, थोड़ा सा ध्यान देंगे भाई, जल्दबाजी में आपकी तरफ ध्यान चला गया ना, इस कारण। ये 5 - 3 आयोटा था, ये 5 - 3 आयोटा था। अब कंजुगेट आएगा 5 + 3 आयोटा, और ये 5 + 3 आयोटा। देखो एक माइनस प्लस की गलती के कारण आंसर गलत हो जाते हैं। यहाँ माइनस था और हमने प्लस कर दिया था, आपको चेताने की दृष्टि से। नीचे तो वही 34 बनेगा, a स्क्वायर - b स्क्वायर, 5 तिया 15, आयोटा वाली टर्म का करो 3 दूनी 6, माइनस का 6 आ जाएगा, प्लस आयोटा, आयोटा का कोएफिशिएंट लिखो 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, 10 और 9 19। तो यह आ गया आपके पास 9 + 19 आयोटा, 19 आयोटा अपॉन 34, 9 + 19 आयोटा अपॉन 34। तो आपका जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। छोटी सी गलती आपको पता है, डुबा के रख देती है और 2 नंबर आपके माइनस में चले जाते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि 2 नंबर हमारे माइनस में नहीं जाने चाहिए, 2 नंबर हमें मिलने चाहिए। पिछली बार भी आपको पता वैकेंसी खाली रह गई थी, किस कारणवश, मैंने पहले भी बच्चों से कहा था मेनली फोकस करो ग्रेजुएशन पे, और उस टाइम ग्रेजुएशन ज़्यादा आ गई थी, D++ में ग्रेजुएशन आती है आपको पता ही है। बट संस्कृत डिपार्टमेंट वाला पेपर वो पुराने पैटर्न के अनुसार ही चल रहा है, उसमें कुछ पोर्शन 30-40 क्वेश्चन ग्रेजुएशन के, 11th-12th के उसी बेस पे चलते हैं। लेकिन जो मेन RPSC लेती है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का, उसमें तो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का रोल रहता ही है। उसके लिए आपको बखूबी रूप से तैयारी करनी है, उसके लिए बेस तैयार होना चाहिए। तो नई सीटें जो हैं मैंने 11th-12th और ग्रेजुएशन को मर्ज करके नया एक्सपेरिमेंट करके बच्चों को
चीज़ें समझ में आ जाए, जॉइंट होकर समझ में आ जाए, उस हिसाब से तैयार की है। इसके लिए आप यूमैक्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ये मेरा लोगो है। अगर किसी को कोई दिक्कत आए तो मुझसे सीधा कांटेक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फॉर वेस्ट, आगे की ओर मूव करते हैं। ये दे रखा है कंजुगेट ऑफ जेड इक्वल टू 1/z है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जेड इंटू कंजुगेट ऑफ जेड इक्वल टू 1। आपको पता है जेड इंटू कंजुगेट ऑफ जेड ये मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर होता है इक्वल टू 1। तो दैट्स मीन मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। यानी कि यूनिट रेडियस का सर्किल आ जाता है। इकाई त्रिज्या का क्या आ जाता है, एक वृत्त आ जाता है। इकाई त्रिज्या का क्या आ जाता है, एक वृत्त आ जाता है। ये इक्वेशन ऑफ सर्किल होती है भाई, इक्वेशन ऑफ सर्किल। सर्किल की इक्वेशन होती है जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर। आर तो होती है आपकी त्रिज्या यानी कि रेडियस, और जेड नॉट होता है इसका सेंटर पॉइंट यानी कि केंद्र। ओके, यहाँ सेंटर पॉइंट है 0, रेडियस है 1, केंद्र तो है 0 और रेडियस कितनी है, 1 है। तो इकाई त्रिज्या के वृत्त को निरूपित करता है। तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाता है, फर्स्ट। नॉर्मल सी क्वेश्चन से जब हम पहली बार नज़र करके देखते हैं तो हमें लगता है जन क्या कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन को हम करने का प्रयास करते हैं तो सफलताएं मिलती है। जब आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठते हैं तो पहली बार पेपर को खोल कर देखते हैं तो आपको लगता है कि मैंने क्या देख लिया, मैंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। पढ़ा हुआ क्वेश्चन भी आपको एक बार तो ऐसा धोखा दे जाता है कि मैंने पढ़ा ना है, लेकिन जैसे हम उसे पढ़ने लगते हैं तो फिर हमें सफलताएं मिलने लग जाती है और क्वेश्चन भी बखूबी रूप से आसान तरीके से सॉल्व हो जाता है। बस घबराना नहीं है, जो घबरा गया समझो वो डूब गया, और आपको डूबना नहीं है। डूबेंगे कब नहीं, जब आप घबराएंगे नहीं, और घबराएंगे कब नहीं, जब आपकी प्रैक्टिस बहुत लेवल की है। और आपको पता है आज के ज़माने में टीचर की तो कितनी वैल्यू होती है और टीचर का बहुत बड़ा महत्व है। तो हम आपसे यही कहेंगे, मेहनत कीजिए, ज़बरदस्त मेहनत कीजिए, आगे सफलता की ओर मेहनत कीजिए। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखो। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, जेड इनवर्स और ये कंजुगेट ऑफ जेड। तो ये तो अपॉन में आ जाएगा और ये जेड बार है, ये कट जाएंगे दोनों, 1 आ जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत थी नहीं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये तो लगभग सभी ने कर लिया होगा। ठीक है बेटा, सभी ने कर लिया होगा। बच्चों को खुश करने के लिए कभी कभार हम ब्रज भाषा का प्रॉपर रूप से यूज कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे अपनी आम भाषा में ही सीखें और बखूबी रूप से सीखें। ठीक है, ओके बेटा। हाँ जी, Z1 और Z2 और Z1 इंटू Z2 दोनों वास्तविक संख्याएं। सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट, फर्स्ट ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको पता है Z बराबर होता है आपका x प्लस आयोटा वाई और Z बार बराबर होता है x माइनस आयोटा वाई। अगर दोनों को जोड़ दें Z प्लस जेड बार इक्वल टू आता है 2x, और दोनों का गुणा कर दें Z इंटू जेड बार तो आता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दैट्स मीन मापांक ऑफ Z का स्क्वायर। दिस इज रियल पार्ट, दिस इज रियल नंबर एंड दिस इज आल्सो रियल नंबर। इमेजिनरी पार्ट नहीं आता। तो उसने कहा है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम और मल्टीपल, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम एंड मल्टीपल वास्तविक नंबर आएंगी कब, जब पहला वाला नंबर दूसरे वाले नंबर का क्या हो, कंजुगेट हो। यानी कि Z1 तो Z के बराबर हो परंतु Z2 जो है वो Z का क्या हो, कंजुगेट हो। तो ये सीधी प्रॉपर्टी आपकी होती है कि अगर आपको पता हो पहला नंबर दूसरे का अगर कंजुगेट है या दूसरा नंबर पहले का कंजुगेट है तो दोनों का जो सम है वो रियल नंबर निकलता है और दोनों का जो मल्टीपल है वो मॉडुलस निकलता है, यानी कि रियल पार्टी निकल के आता है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाता है आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर आपका हो जाता है। चीज़ें आसानी से समझ में आ रही होंगी। थोड़ी स्पीडली से क्वेश्चन करा देता हूँ क्योंकि एग्जाम आपके नज़दीक है। दिसंबर में संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर होगा, मैथमेटिक्स का, DSSB का भी एग्जाम नज़दीक है। तो जो भी मुझसे जुड़ना चाहे सीधे जुड़ सकता है। हाँ भाई, सेकेंड टाइप के क्वेश्चन है मॉडुलस बेस्ड। देखो x प्लस आयोटा भाई इसके बराबर दे रखा है तो इसकी होल स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। अब देखो इन दोनों का मापांक ले लेते हैं, मॉडुलस ले लीजिए। आपको पता हो Z1 इंटू Z2 का जो मापांक होता है ना वो मापांक ऑफ Z1 मापांक ऑफ Z2 के बराबर होता है, और Z1 अपॉन Z2 का जो मापांक होता है
वो मापांक ऑफ Z1 अपॉन मापांक ऑफ Z2 के बराबर होता है, दोनों पे अलग अलग लग जाता है अगर मल्टीपल में है तो। जल्दबाजी में गलती मत कर देना, अगर योग में दे रखा है, इसमें योग में दे रखा है तो कहीं अलग अलग मत लगा देना, ठीक है, उस पर गलती मत कर देना, मल्टीपल की बात अलग होती है, ठीक है। अब तो x प्लस आयोटा y का मापांक दोनों पे अलग अलग लगा दो, ये अंडर रूट है इसको छोड़ दो, a माइनस आयोटा v का मापांक और c प्लस आयोटा d का मापांक वर्क कर देना, ये तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ये आपका अंडर रूट था ही पहले से, ये पहले से आपका अंडर रूट था ही, ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये आ जाएगा अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। अब इसका वर्क कर दो, वर्क करेंगे आप तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, एक हट जाएगा, एक अंडर रूट आपका बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। जल्दबाजी में इसको लगा दें थर्ड को, आप सोचें कि इसका एक कंजुगेट दे रखा है और कंजुगेट दे रखा है तो सीधा ही कहीं आप लगा दो और उसे सॉल्व कर दो, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। ये नहीं है इसमें ना, ध्यान दे लेना बेटा। और नीचे हो जाती है ना ये फाइल, इस कारण हो जाता है कभी कभार, ठीक है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। अब ये तो सीधा आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर का स्क्वायर पूछा था, अगर इसकी वैल्यू पूछे ना आपसे किसकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की तो वैल्यू ये आ गई, लेकिन इसका भी होल स्क्वायर आपसे पूछा गया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर पूछा भाई, तो इसका जो आंसर है वो थर्ड हो जाएगा, ये ध्यान देने वाली बात है। अगर उस अनुसार पूछता तो आंसर होता फर्स्ट, इस अनुसार पूछा है तो आंसर होगा थर्ड, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर इसके अनुसार पूछा है होल स्क्वायर तो थर्ड और उसके अनुसार पूछा था तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओके, लिख लिए सभी ने, लिख लीजिए। छोटी छोटी सी बातें होती है, ध्यान देने वाली है, बारीकी वाली, ये गलतियाँ एग्जाम पेपर में नहीं होनी चाहिए, यहाँ तो आपसे कितनी भी हो जाए लेकिन एग्जाम पेपर में एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। देखो सीधा सा पता है, एक्स प्लस आयोटा वाई रखो तो ये तो बनेगा एक्स माइनस 4 और प्लस का आयोटा वाई का मापांक ये बनेगा एक्स माइनस 2 प्लस आयोटा वाई का मापांक, अलग अलग कर दो और वर्क कर देना, ये बनेगा एक्स माइनस 4 का स्क्वायर, मापांक निकाल रहे हो ना, अरे वाई का स्क्वायर लेस देन ये एक्स माइनस 2 का स्क्वायर और ये प्लस का वाई स्क्वायर, ये कैंसिल ये कैंसिल, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 16 लेस देन ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और ये प्लस का 4, ओके, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस का 8x है, इसको इधर लेके आओ तो प्लस का 4x हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस का 4x, 16 को उधर लेके जाओ तो ये माइनस का 12, तो ये बचेगा, अगर माइनस से गुणा कर देते हैं तो ये जो डायरेक्शन है वो बदल जाएगी, ये आ जाएगा ग्रेटर देन और 4 का डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 3, यानी कि रियल पार्ट जो है वो किससे बड़ा होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन को तो तुरंत देखते ही जेड में दे रखा हो एक्स वाई में रिप्लेस करो, वैल्यू रखो और डायरेक्ट आप आंसर निकालो, ठीक है, सीधी सी बात है, ठीक है। इसका जो रियल पार्ट है वो 3 से बड़ा होगा तो आपका आंसर निकल के आ जाए, ठीक है, आ गया होगा समझ में।
ये देखो मैंने पहले बताया था ना मापांक वाला भी क्वेश्चन, Z1 प्लस Z2 का जो मापांक निकालते हो ना वो हमेशा लेस देन इक्वल होता है Z1 प्लस Z2 से, ठीक है, अलग अलग मापांक के। अब एक चीज यानी कि ऑप्शन ऑफ फर्स्ट या थर्ड होगा, परंतु इन दो में से एक ही कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना। अब दोनों में से एक ही कंडीशन सेटिस्फाई होगी, इक्वल तो हो नहीं सकती, तो बोथ नंबर्स के लिए, ये पर्टिकुलर नंबर के लिए। तो देखो Z1 प्लस Z2 का मापांक निकालो, दोनों को जोड़ो, तो 3 माइनस 1 कितना बना 2, और आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा, इसका मापांक होगा 4, रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 8, और 8 का वर्गमूल होता है 2√2, ठीक है। अब मापांक ऑफ Z1 निकालो अलग से, इसका निकालो, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और प्लस का 1, ये हो गया √10, एंड मापांक ऑफ Z2 निकालो सीधा सीधा, ये हो जाएगा 1 + 1 यानी कि √2। देयरफॉर Z1 का मापांक प्लस Z2 का मापांक निकालो, कितना आ जाएगा √2 प्लस √10, ठीक है भाई। अब सीधी सी बात है, √2 में जब आप √10 को जोड़ेंगे तो ये वाला जो मान है इस वाले मान से कैसा है, अधिक है, क्योंकि अगर मैं √2 कॉमन निकाल दूं यहाँ से, √2 जो सही कॉमन निकालेंगे तो 1 + √5 बचेगा, √5 बचेगा, √5, और ये बच रहा है आपका कितना, केवल √2 × 2, तो एक में आपका √5 जो होता है वो 2 से ज़्यादा होता है, 2 से ज़्यादा होता है क्योंकि 2 का वर्ग जो होता है वो 4 होता है, और ये 5 का वर्गमूल तो डेफिनेटली फिर 2 से ज़्यादा होगा, तो ये वाला जो नंबर है इससे ज़्यादा है, तो इस कारण इसका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ध्यान दे लेना, कहीं इस प्रॉपर्टी को लगा दो कि हम तो जानते हैं इस प्रॉपर्टी को, और सीधा इक्वल वाला निशान लगाया हो, या तो इक्वल ही होगा फिर ये, या फिर लेस देन ही होगा, तो इसका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट 4 वेस्ट, आगे की ओर मूव करते हैं। सफलता ऐसे ही नहीं मिलती बेटा, मेहनत करनी पड़ती है, और सफलता के लिए अपने जीवन को भी न्यौछावर कर देता है व्यक्ति कि भाई 4 महीने 6 महीने 8 महीने और 10 महीने की तो बात है, जितना हो सकता है हम अपनी जी जान लगा के मेहनत करेंगे और सफल व्यक्ति बनने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखो सबका मापांक 1 दे रखा है, इकाई के घनमूल निकाल लो, घनमूल पे अप्लाई कर दो, इकाई के घनमूल, पूरे अंत मूल भी पढ़ते हैं हम, इकाई के जो घनमूल होते हैं वो होते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इन सब का जो मापांक होता है वो एक ही होता है, मापांक यानी मॉडुलस जो है वो कितना होता है 1। अब इसने कहा है कि तीनों का इनवर्स निकालो, यानी कि 1 का इनवर्स, 1 का इनवर्स 1 आएगा, ओमेगा का इनवर्स निकालो, यह आएगा 1/ओमेगा, और आप जानते हो ओमेगा की पावर क्यू पे कितना होता है 1 होता है, तो ओमेगा स्क्वायर का ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो ओमेगा इनवर्स कितना आ गया, नीचे ओमेगा क्यू 1 बन जाएगा, तो ऊपर कितना आ गया ओमेगा स्क्वायर, तो यानी कि ओमेगा का जो प्रतिलोम है वो ओमेगा स्क्वायर है, और ओमेगा स्क्वायर का अगर मैं प्रतिलोम निकालूं तो वो कितना आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, यानी कि 1 का प्रतिलोम 1, ओमेगा का प्रतिलोम ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर का प्रतिलोम ओमेगा, यानी कि तीनों चीज वही निकल के आ गई। तो ऊपर 1 + ओमेगा स्क्वायर बना था, नीचे आपका बन गया ये 1 ही था, ये ओमेगा स्क्वायर बन गया, और ये आपका ओमेगा बन गया, यानी कि सेम संख्या आ गई। जब सेम संख्या आ जाती है डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, बोलिए 1 आ जाएगा। इसका जो आंसर है बोलिए कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका आंसर बोलिए कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन था, सोच रहे थे क्या होगा, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। इकाई के अंत मूलों में ध्यान रखो, ये जो ऊपर वाले मान होते हैं इनके जो इनवर्स हैं यही निकल के आते हैं, और इनके कंजुगेट भी यही निकल के आएंगे। अगर कॉन्जुगेट निकालें या संयुग में निकालें वो भी यही निकल के आते हैं, ठीक है। समझ में आया, देख लीजिए ये क्वेश्चन आया हुआ भी है एग्जाम के अंदर। देखो अल्फा और बीटा दो विभिन्न सम्मिश्र संख्याएं लेनी है, और मापांक को बीटा 1 लेना है, तो बीटा बराबर 1 ही ले लूँ मैं सीधा, 1 + 0 आयोटा ले लेता हूँ,
इसका मापांक कितना है 1 है ना। और बीटा एक सम्मिश्र अल्फा एक सम्मिश्र संख्या लेनी है। सपोज दैट अल्फा बराबर ले लेता हूं मैं 0 प्लस आयोटा, ठीक है। तो इसका मान पूछा है आपसे, तो देयरफॉर बीटा की वैल्यू 1 माइनस आयोटा अपॉन 1, आयोटा का कंजुगेट यानी कि अल्फा का कंजुगेट माइनस आयोटा, तो माइनस माइनस प्लस आयोटा, और बीटा का मान 1 है। अब इसका अंडर रूट कितना होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये भी होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दोनों संख्याएं सेम, तो कितना आ गया 1। तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा 1। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को हमें ऑप्शन से करना ज़्यादा इजी रहता है, और ऐसी वैल्यू आप मान के आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो बीटा का मापांक 1 दे रखा था, तो बीटा बराबर मैंने 1 ले लिया। अल्फा और बीटा दोनों विभिन्न सम्मिश्र संख्याएं लेनी थी, तो मैंने अल्फा आयोटा ले लिया और वैल्यू रिप्लेस करके देख ली, और रिप्लेस करते ही हमारे पास जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 से आ गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। मजा आया? वेरी गुड। आगे की तरफ मूव करते हैं। अब इसने कहा है कि ये जो है वो एक विशुद्ध काल्पनिक संख्या है, यानी कि प्योरली इमेजिनरी नंबर। ध्यान देने वाली बात है। अब ये जो है मैं इसको मान लूं फिर से, कोई दिक्कत थोड़ी ना। इमेजिनरी नंबर सबसे छोटा इमेजिनरी नंबर बोलो प्योर आयोटा होता है, सबको पता है। मैंने क्या मान लिया इसको आयोटा। तो Z1 अपॉन Z2 का मान कितना आ गया बोलिए, ये आ गया 3/2 आयोटा। ओके, कुछ नहीं किया। इसने कहा है विशुद्ध काल्पनिक संख्या, कोई भी काल्पनिक संख्या आप मान सकते थे, मैंने तो आयोटा ही मान लिया सपोज दैट। और यहाँ से Z1 अपॉन Z2 का मान आ गया। मुझे इसका मान निकालना था, तो यहाँ से Z1 Z2 कॉमन निकालो, तो यह आ जाएगा Z1 अपॉन Z2, माइनस का 1 बचेगा। यहाँ से Z2 कॉमन निकालो तो Z1 अपॉन Z2, और ये प्लस का 1 बचेगा। और जो Z2 कॉमन निकाला ऊपर नीचे से, वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दो, ये आएगा 3/2 आयोटा माइनस 1, और ये 3/2 आयोटा प्लस 1, ठीक है। अभी दोनों आपस में एक दूसरे के कंजुगेट हैं। अब आपको पता हो मापांक ऑफ Z बराबर होता है कंजुगेट ऑफ Z के मापांक के, तो इन दोनों का मापांक बराबर बराबर होगा, क्योंकि यहाँ निकाल भले देखो 2 LCM आएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये 3 आयोटा माइनस 2 का मापांक, और ये 3 आयोटा प्लस 2 का मापांक। तो रियल पार्ट 2 का स्क्वायर होगा 4, और ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 और 4 वही वाला हो जाएगा। बराबर में कितना आ जाएगा 1 ही आएगा। इसका आंसर भी कितना आ रहा है बोलिए 1। तो ऐसे क्वेश्चन को जितना ज़्यादा आप ऑप्शन से करेंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलता है। क्वेश्चन नहीं कहा इसको एक विशुद्ध काल्पनिक संख्या कहा था, तो मैंने आयोटा मान लिया, और आयोटा मानकर डायरेक्ट वैल्यू रिप्लेस कर दी, और डायरेक्ट वैल्यू रिप्लेस करके हमारे पास आंसर जो है वो कितना निकल के आ गया, 1 और केवल 1 निकल के आ गया। कितना आ गया 1 और केवल 1, 1 और केवल 1, ठीक है भाई। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। थोड़ा स्पीडली करा रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे सर स्पीडली करा रहे हैं, मैं बहुत धीमा पढ़ाने वाला व्यक्ति हूँ, आप जानते हो। थ्योरी में बहुत आराम आराम से पढ़ाता हूँ जो बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ तो यूट्यूब पर वो बच्चे देख रहे हैं मुझे, कौन से, जिन्होंने पढ़ रखा है, नई नई चीज़ें सीखना चाहते हैं, और जो थ्योरी पढ़ना चाहते हैं बेसिक से, वो धीमा धीमा, और थ्योरी को अप्लाई करना सीखना चाहते हैं बेसिक से धीमे धीमे कॉन्सेप्ट के साथ, तो वो यूमैक्स ऐप को डाउनलोड करके हमसे संपर्क करके अपना ऐप परचेज करके, या फिर अगर आप ऑफलाइन क्लासेज लेना चाहते हैं तो मुझसे सीधा संपर्क आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से मैं पहले तो थ्योरी को पढ़ाता हूँ, 8-8, 10-10 एग्जाम्पल कराता हूँ, फिर मैं उन पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराता हूँ 25 से 30 हज़ार क्वेश्चन की, जिससे बच्चे को सीधा बेनिफिट मिलता है। एग्जाम हॉल के अंदर बैठता है, कोई ना कोई प्रकार का क्वेश्चन मिलता है, कोई ना कोई प्रकार से दिमाग उसका काम करता है, और सीधे एग्जाम हॉल के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है। समझ में आई बात? आगे बढ़ते नेक्स्ट 4 वेस्ट के लिए, ज्यादा वार्तालाप नहीं करेंगे। हाँ जी, Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर Z1 स्क्वायर प्लस Z2 के स्क्वायर के बराबर है। आपको पता हो, सूत्र आप जानते हो, प्रूफ तो मैं करा दूंगा इसको, अभी कुछ नहीं है। ये बराबर होता है मापांक ऑफ Z1 स्क्वायर मापांक ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 मापांक ऑफ Z1 मापांक ऑफ Z2 cos θ1 माइनस θ2।
थीटा वन क्या है? थीटा वन है आर्गुमेंट ऑफ Z1 यानी पहले का कोणांक, और थीटा टू जो है वो है आपका आर्गुमेंट ऑफ Z2 दूसरे का कोणांक। ये पहले का कोणांक होता है, ये दूसरे का कोणांक होता है। अब ये वाली संख्या इस वाली संख्या के बराबर कब आ सकती है? दिस नंबर इक्वल टू दिस नंबर व्हेन दिस पार्ट नॉट इक्वल टू जीरो, ये जो है वो जीरो के बराबर हो जाए, यानी कि कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू बराबर क्या हो जाए? जीरो। और ये किसकी वैल्यू होती है जीरो? कॉस 90 की, यानी कि पाई/2। तो यानी कि थीटा वन माइनस थीटा टू बराबर 90 डिग्री आ जाए। अर्थात आर्गुमेंट लिख देता हूँ मैं, एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, ये जो है वो कितना आ जाए आपका? पाई/2 आ जाए। यानी कि Z1 के आर्गुमेंट में से अगर Z2 का आर्गुमेंट आप घटाते हो, दोनों का अंतर पाई/2 आना चाहिए। अब ऐसी कौन सी कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे जिनका आर्गुमेंट पाई/2 आ जाए? बताइए। एक तो एक्स अक्ष पे ले लो और एक वाई अक्ष पे ले लो। जैसे एक्स अक्ष पे ले लिया आपने 1 0, और एक वाई अक्ष पे ले लो 0 1, आयोटा का गुणांक। अब इन दोनों के बीच में बताओ अंतर कितने का है? पाई/2 का है ना। तो पाई/2 का है, तो अब आपसे क्या पूछा? Z1/Z2। तो माना Z1 तो आपने मान लिया 0 प्लस आयोटा, और Z2 आपने मान लिया 1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो इसका कोणांक तो आपको पता है, सॉरी 0 आयोटा। इसका जो कोणांक है इमेजिनरी अक्ष है, इसका जो आर्गुमेंट है आर्गुमेंट ऑफ Z1 ये तो आ गया आपका पाई/2, और इसका जो आर्गुमेंट है ये एक्स अक्ष पे है, एक्स अक्ष पे वो भी एक्स का मान पॉजिटिव है तो 0 आ जाएगा। इन दोनों का अंतर पाई/2 हो गया। तो आपसे Z1/Z2 पूछा है, Z1/Z2। Z1 कितना था? आयोटा था। Z2 कितना था? 1 था। तो कितना आ गया? आयोटा आ गया। भाई ऑप्शन से क्वेश्चंस किए जाते हैं तो प्योरली काल्पनिक भाग आ गया। Z1/Z2 का जो मान होगा वो कैसा आ जाएगा? प्योरली इमेजिनरी पार्ट या फिर प्योरली काल्पनिक भाग आपका निकल के आ जाता। ऑप्शन से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ठीक है भाई, लिख लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको लेना हो। ऑप्शन से क्वेश्चंस को क्या किया जाता है भाई? सॉल्व किया जाता है। बात समझ में आ रही है ना? इसका मापांक इसके बराबर होता है, इसको 0 के बराबर करना था, तो इसका आर्गुमेंट और इसके आर्गुमेंट का जो अंतर है वो 90 डिग्री होना चाहिए। और जब दोनों के आर्गुमेंटों का अंतर 90 डिग्री होगा तो एक एक्स अक्ष पे मान ली, दूसरी वाई अक्ष पे मान ली, डेफिनेटली इनका अंतर वो आ गया, और सीधा डिवाइड करके देखा तो काल्पनिक नंबर आ गया, और ऑप्शन नंबर 3 सेटिस्फाई कर गया, और सीधा ही आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, आगे की तरफ मूव करते हैं। अब इनका मापांक है, मैंने पहले ही बता रखा है, इन सब का मापांक अलग अलग मापांक के बराबर हो जाएगा। तो A1 प्लस आयोटा V1 का मापांक, A2 प्लस आयोटा V2 का मापांक, डॉट 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 AN प्लस आयोटा VN का मापांक, और बराबर में A प्लस आयोटा V का मापांक। वर्ग और कर देंगे ऑन स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास A1 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का अंडर रूट, लेकिन वर्ग कर दिया तो रूट हट जाएगा। ये आपका आ जाएगा A2 स्क्वायर प्लस के V2 स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, ये आ जाएगा आपका AN स्क्वायर प्लस के VN स्क्वायर, और इक्वल टू ये हो जाएगा आपका A स्क्वायर प्लस के V स्क्वायर। तो हमसे A स्क्वायर प्लस के V स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इनका ही मान तो पूछा था, और इनका जो मान है वो किसके बराबर आ जाएगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के बराबर निकल के आ जाता है। इस क्वेश्चन में था कुछ नहीं, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, बस सोच का फर्क था। इसमें जो पावर है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो मल्टीपल की फॉर्म में दे रखी है। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है आपकी मल्टीपल की फॉर्म में हो तो Z1 इंटू Z2 का जो मापांक होता है अर्थात मॉडुलस होता है वो मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2 के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये दे रखा है Z प्लस आयोटा, तो Z का मान तो वही x प्लस आयोटा भाई, x प्लस y का जो गुणांक आएगा वो हो जाएगा y प्लस 1। इसका मापांक
और ये x प्लस आयोटा, ये y माइनस 1 इसका मापांक। तो वर्क कर दीजिए, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर। कैंसिल कैंसिल, ये आएगा आपके पास वाई स्क्वायर प्लस के 2y प्लस का 1, ये आएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस का 1, वाई स्क्वायर कैंसिल बाई वाई स्क्वायर और 1 कैंसिल बाई 1, 2y को उधर ले जाओ तो 4y बराबर 0, यानी कि y का मान कितना आ गया यहाँ पर 0 आ गया, यानी काल्पनिक भाग 0 है। z के मान जिनके लिए बराबर हो, तो जब काल्पनिक भाग 0 है तो z बराबर होता है आपका x प्लस आयोटा y, और जैसे ही y का मान 0 हो गया तो z बराबर क्या आ जाएगा x, यानी कि कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या है। कैसी संख्या है, वास्तविक। कोई भी वास्तविक संख्या आप ले लो, उसके लिए ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। एनी रियल नंबर, कोई भी वास्तविक संख्या आप लेंगे उसके लिए इक्वेशन जो है वो कैसी हो जाएगी, सेटिस्फाई आपकी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट का मान जो है वो क्या आ जाता है, 0 निकल के आ जाता है। ज़्यादा नहीं करना हमें, वहीं की वहीं क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, थोड़ी स्पीड रखनी पड़ती है, मेंटेनेंस करना पड़ता है किसका, माइंड का, किसका, कैलकुलेशन का। एक ही बार सोचेंगे, स्पीडली निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फोर बेस्ट, ये अभी बताया था कि इन सब का मापांक 1 के बराबर है, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है Z1 जो है ये सब इनवर्स के बराबर हो जाता है, तो ये मैंने अभी कराया था जस्ट। तो 1/Z1 1/Z2 इन सब का जो मापांक है वो इसके बराबर ही निकल के आएगा, ठीक है। इनके जो इनवर्स हैं यही निकल के आते हैं और इसके जो इनवर्स हैं यही निकल के आते हैं, ठीक है। संख्याएं ऊपर नीचे हो जाती हैं बस। हाँ जी, अभी कराया था मैंने जस्ट। हाँ भाई, ये कितना था x और आयोटा था y प्लस 1 का मापांक ग्रेटर है x प्लस आयोटा y माइनस 1 का मापांक। वही एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका y प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन y माइनस 1 का होल स्क्वायर। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 तो 2y ग्रेटर देन माइनस का 2y, और अभी कराया था ना 4y ग्रेटर देन 0, y इक्वल था या ग्रेटर है, y ग्रेटर देन 0। इसने कहा है z बिलोंग्स टू c के लिए असमीका है, किसके लिए सत्य है बताओ, इमेजिनरी पार्ट जो है ना इसका वो किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है। इमेजिनरी पार्ट जो है वो किससे बड़ा है, इसका 0 से बड़ा है। इस इक्वेशन के लिए ग्रेटर वाली कंडीशंस के लिए इसका जो काल्पनिक भाग है वो ग्रेटर देन होगा किससे, 0 से, ग्रेटर देन 0, ठीक है। ऐसे ही मैं प्रैक्टिस कराता रहता हूँ सीटों की भी, आपको पता है। अब नई बुकें लॉन्च कर रहा हूँ तो बुकों की भी मैं प्रैक्टिस इसी प्रकार से कराऊंगा। क्वेश्चन जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही तो बेनिफिट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट फोर बेस्ट, आगे की ओर मूव करते हैं। अब इसका मॉडुलस पूछा है, मैंने आपको बता रखा है Z1/Z2 का अगर मॉडुलस आप निकालते हो तो अलग अलग मॉडुलस निकाल लिया करो, और Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस अगर आप निकाल रहे हो तो भी इनका अलग अलग निकाल लो। अब इसका मॉडुलस निकालना है इसका, ठीक है। इसका मॉडुलस क्या आएगा, अंडर रूट ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान हो जाएगा 1। इसका अलग निकालो, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। इसका अलग निकालो, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर भी 1। तो ऊपर तो बना अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 का वर्गमूल 2 और नीचे बना अंडर रूट 2। जब इसका इसमें डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2 आ जाएगा। देखने में ऐसा लग रहा था ना जाने कैसा क्वेश्चन है, देखने में ऐसा लग रहा था ना जाने कैसा क्वेश्चन है, लेकिन इसका हमने मॉडुलस निकाला तो नेक देर में निकल के आ गया। थोड़ा सा ही समय तो लगा आपको कि ज़्यादा समय लगा, नहीं लगा ना। प्रैक्टिस व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है, उसके लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। थार्डनाइक के नियम की पालना करो। थार्डनाइक का पहला नियम जो है तत्परता का, पहले तो तत्पर हो जाओ कि मुझे केवल और केवल टीचर बनना और उसके लिए गणित को ऐसे कर लेना है कि कैसे भी क्वेश्चन आ जाए बस करके आओ। और दूसरा अभ्यास, जितना हो सके अभ्यास करो। और तीसरा
पॉजिटिव इफेक्ट, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ सोचो कि मेरा सिलेक्शन होगा, श्योर होगा। मेरे सिलेक्शन को ना तो आज कोई रोक सकता है, ना ही कल कोई रोक पाएगा। सिलेक्शन मेरा होकर ही रहेगा। मेहनत तभी कर पाएंगे आप। लिख लिया ना सभी ने? इस प्रकार से आज के लिए काफ़ी है। धन्यवाद, नमस्कार। और ये मेरा ऐप है यूमैक्स ऐप, और ये इसका लोगो है। अगर किसी को लिंक ना पाए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, और आप भी अपने साथियों से अनुरोध कर सकते हैं जो भी पढ़ना चाहे। रियलिटी में अगर टीचर की आवश्यकता है उसे बनने की, और जीवन में ज़्यादा संघर्ष ना करना चाहे और रियलिटी में वो सीखना चाहे, तो जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं, जो सिलेक्शन ले चुके हैं, उनसे आप पूछ के देखना कि मैं किस बेस के आधार पर बच्चों को ऊपर तक ले जाता हूँ। या तो मैं थोड़ा स्पीडली करा रहा हूँ यूट्यूब की वजह से, अदरवाइज आप देख सकते हैं सारी चीज़ें स्मार्ट स्टडी के साथ में मिलती हैं। और ये मेरा लोगो का ऐप है जिससे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं मिल पाता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, और साथ ही मेरा सीधा व्हाट्सअप नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि मेरा नंबर है 9694681975। आज के लिए काफ़ी है, क्योंकि सुबह से हमारी क्लासेस स्टार्ट होती हैं और शाम हमें हो जाती है पढ़ाते पढ़ाते, क्योंकि हमें तो बच्चों का भला करना है। तो आज के लिए काफ़ी है। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे नए अंदाज के साथ। राधे राधे।